नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चंपावत उपचुनाव को लेकर रण तैयार, मुख्यमंत्री धामी 9 मई को करेंगे नामांकन। तो कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को उतारा मैदान में। 11 मई नामांकन की आखिरी तारीख, तो 31 मई को होगा मतदान। रविवार को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। एक दिन में 15,000 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। तो आर्मी बैंड की धुन पर सैकड़ों भक्तों के साथ बद्रीनाथ धाम पहुंची देव डोलियां। उत्तराखंड में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा झटका। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने थामा आपका हाथ। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने दिलाई सदस्यता, तो देहरादून कार्यालय में किया गया स्वागत। खटीमा के सीमांत ग्रामीणों ने ली शारदा नहर में सांकेतिक रूप से जल समाधि। मुख्यमंत्री धामी ने फोन के जरिए किया संबोधित। विकास कार्यों को सुचारू करने और समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटी बस्तियों में फैली अज्ञात बीमारी से एक परिवार के 2 बच्चों की हुई मौत। बीमारी को लेकर लोगों में फैला डर, लेकिन विभाग नहीं पहुंचा किसी नतीजे तक। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव में 9 मई को नामांकन करेंगे। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नामांकन में सभी मंडलों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। वहीं लंबी माथापच्ची के बाद आखिरकार कांग्रेस ने चंपावत विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी का चेहरा घोषित कर दिया है। चंपावत सीट से निर्मला गहतोड़ी सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़ी होंगी। 4 मई को उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। चंपावत विधानसभा सीट में उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर दांव चलाया है। चंपावत उपचुनाव के लिए 31 मई को मतदान होना है और 11 मई नामांकन की आखिरी तारीख है। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। शनिवार को देहरादून कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए उपनेता सदन और कांग्रेस विधायक ने प्रदेश की धामी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे और अब स्थानीय लोगों से बदला लेते हुए उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब खटीमा सरकार को चंपावत विधानसभा उपचुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा और भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। कापड़ी ने प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, बेतहाशा महंगाई, भ्रष्टाचार और चरमराती कानून व्यवस्था के लिए धामी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आज उत्तराखंड में पूरे प्रदेश में बिजली संकट घेराया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में 6 घंटे 8 घंटे, शहरी क्षेत्र में 2 से 4 घंटे बिजली कटौती हो रही है। पूरे जिसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं, जिसके नाम पर हमें हरित बोनस मिलना चाहिए, उत्तराखंड को पर्यावरण का बोनस मिलना चाहिए, उत्तराखंड की पर्यटन में इतनी सुंदरता है, ये बात कहते हैं। उन वनों में लगातार आग दहक रही है, आग जल रही है और भाजपा के लोग कहते हैं हम भाई चंपावत चुनाव में व्यस्त हैं, उपचुनाव में व्यस्त हैं। मुख्यमंत्री उपचुनाव से भी घबराए हुए हैं, क्योंकि वहां खटीमा से लगता हुआ है, तो वहां के लोगों को भी उनकी योग्यता पता है कि कितने योग्य हैं, ये क्यों आ रहे हैं, ये इस बात को जानते हैं।
उत्तराखंड में स्थित चारों धाम में से 3 धाम के कपाट खुल चुके हैं। 3 मई को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले तो 6 मई को सुबह भगवान केदारनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। अब खबर है कि 8 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ठीक गर्मी के मौसम के लिए खोल दिए गए हैं। बद्री विशाल के कपाट खोलने के लिए तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। परंपरा अनुसार 6 मई को आदि गुरु शंकराचार्य जी की पावन गद्दी के साथ बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का श्री गणेश जोशी मठ के नृसिंह मंदिर से शुरू होता है, जहां गणेश और लक्ष्मी पूजन के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होती है। नृसिंह मंदिर में इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने मंगल गीत गाए और यात्रा को विदा किया। इस दौरान जय बद्रीनाथ के जय घोष से भगवान नृसिंह की नगरी जोशीमठ गुंजायमान हो उठी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। उन्हें पार्टी के शीर्ष नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि आप पार्टी का परिवार प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है और केजरीवाल की नीतियों को लोग समझने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जोत सिंह बिष्ट द्वारा आप पार्टी का दामन थामने से जहां एक और पार्टी मजबूत होगी, वहीं उनके सालों के तजुर्बे से पार्टी को नई ताकत मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है जिस पर सवार होना डूबने के समान है और जोत सिंह बिष्ट एक सुलझे हुए नेता हैं जिनका प्रदेश के प्रति एक गहरा विजन है। उन्होंने आप पार्टी का दामन थामकर प्रदेश के लिए अपनी सोच उजागर की है। आम आदमी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए संगठन का विस्तार किया गया। आप पार्टी के नए अध्यक्ष बनने के बाद दीपक बाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए धरातल पर काम करते हुए आगे बढ़ रही है और नए सिरे से पार्टी संगठन का ढांचा बनाते हुए मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने शुरुआत करते हुए 13 पदों पर जिम्मेदारियां बांटी हैं। विस्तार है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो मेरा सबसे पहला काम था, आम आदमी पार्टी का पूरे प्रदेश के अंदर बूथ से लेकर जिले से लेकर विधानसभा और प्रदेश पर एक संगठन को खड़ा करना, जिससे कि हम जनता के लिए बेहतर तरीके से संघर्ष कर पाए। तो आज जो कमेटी का गठन हुआ है, ये अभी पहली कमेटी बनाई गई है। अब इस कमेटी के साथ लेकर लगातार विस्तार होते रहेंगे और बेहतर लोगों को बेहतर पदों पर बैठाकर जनता के बीच में काम करने के लिए भेजा जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष से नाराजगी नहीं है। वो सारे लोग जो पार्टी के नेतृत्व की बात में खड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो पार्टी को सही रास्ते पर ले चलें, वो पार्टी में अनुशासन कायम रखें, वो पार्टी के अंदर किसी ढंग का कलह न होने दें। ऐसा करने के बजाय अगर वो लोग अंतर्कलह में फंसे रहेंगे, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए लड़ते रहेंगे, तो कार्यकर्ता हतोत्साहित होगा। पार्टी दूसरी बार हारी है। अब दूसरी बार हारने के बाद भी वहाँ पर जिस तरह से जो लोग चुन कर के आए, उन्होंने जो बाकी बड़े नेता थे, उन्होंने लगातार मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बयान दे करके कार्यकर्ताओं का हतोत्साहन किया, तो वो वहाँ रहने लायक स्थिति नहीं थी। गदरपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कोरोना काल के मृतक आंकड़े छुपाने का गंभीर आरोप लगाया है। सुमित्र ने कहा कि केंद्र सरकार ने 4,97,000 का आधिकारिक रिकॉर्ड दिया था, जिसमें कि 4,07,000 लोगों की मृत्यु की बात कही गई, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ने पूरी तरह खारिज कर दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें सबसे ज्यादा मौतें भारतवर्ष में हुई है और इन मौतों का आंकड़ा करीब 48 लाख बताया गया है। देखिए, एक बहुत ही दुख भरी खबर, एक दुख भरी रिपोर्ट पूरे देश के सामने सार्वजनिक हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि पूरी दुनिया में
कोविड की वजह से जो मौतें हुई हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या किसी देश में है तो वो हमारे देश हिंदुस्तान में है, भारत में है। हमारे देश की सरकार लगातार तथ्यों को छुपाने का काम करती रही, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने का काम करती रही और अपनी छवि को बचाने के लिए सरकार ने जो आंकड़े देशवासियों के सामने प्रस्तुत किए उसके अनुसार 4.7 लाख 4,70,000 से 80,000 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है। कोविड की वजह से इतने लोगों की जान गई है और कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार कह रहे थे कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए था उस समय लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाने की तरफ, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से जल्दी मिले, लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं था। सरकार का ध्यान आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने में था, जिसका प्रमाण आज विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में आया है। जिस विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट ने भारत की सरकार की, मोदी सरकार की जो झूठ था उसका पर्दाफाश करने का काम किया है और हम सब लोग तो पहले से ही ऐसा कहते आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि जब सरकार की पोल खुल चुकी है, सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, तो सरकार को जिम्मेदारी दिखाते हुए आगे आना चाहिए और अपने इस झूठ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और साथ ही साथ जो 4 लाख मुआवजे की घोषणा की गई थी वो मुआवजे की रकम उस प्रत्येक परिवार को मुहैया करानी चाहिए जिस परिवार ने अपने प्रियजन को, अपने साथी को खोया है। तो सरकार ने मुआवजे की रकम को कम करने के लिए, अपनी छवि को बचाने के लिए, जो स्वास्थ्य ढांचा है उसकी कलही खुलने से बचाने के लिए सरकार ने लगातार झूठ बोलने का काम किया है और आपके माध्यम से आज का हमारा उद्देश्य यही है कि सरकार आगे आए, माफी मांगे और जो पीड़ित हैं जिन्होंने। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास चंपावत उपचुनाव को देखते हुए खटीमा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली, जहां मंत्री ने चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विजयी दिलाने हेतु कार्यकर्ताओं से बढ़ चढ़कर सहयोग करने के लिए अपील की। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी, चुनाव के निमित्त मुझे सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी दी है और चूंकि चंपावत चुनाव में रहना हो रहा है और चूंकि खटीमा यहाँ हमारा मुख्य केंद्र है, मेरा आज खटीमा आना हुआ। खटीमा के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मेरा नागरिक अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं अभिभूत हूँ, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खटीमा टनकपुर चंपावत का चुनाव से संबंधित है। मैं मां से प्रार्थना करता हूँ कि ऐतिहासिक विजय माननीय मुख्यमंत्री जी की चंपावत से होगी, ऐसा संकल्प लेकर भी जा रहा हूँ। ऐसी प्रार्थना अपने सभी कार्यकर्ताओं द्वारा भी करता हूँ। हल्द्वानी शहर के रेलवे स्टेशन से सटी गफूर ढोलक बस्ती में पिछले 1 हफ्ते से अज्ञात बीमारी ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। इस बीमारी ने यहां एक ही परिवार के 2 बच्चों की जान ले ली। इसमें एक बच्चे की उम्र 6 साल तो दूसरी की 4 साल है। लोगों में इस बीमारी को लेकर भय व्याप्त है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने भी मौके पर जाकर मामले की जानकारी जुटाई। हालांकि बीमारी को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं सैंपल लेकर किसी ठोस निर्णय पर जाने की बात कही जा रही है। एसीएमओ रश्मि पंत ने बताया कि जिन 2 बच्चों की मौत हुई है उन्हें बुखार और खांसी थी। पंत ने बताया कि अधिकांश बच्चों को घमौरी और स्केबीज की समस्या है। हालांकि बच्चों के शरीर में उभर रहे दानों की बारीकी से जांच की जा रही है। बहरहाल मामला स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आ गया है। इससे लगता है कि प्रशासन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई करेगा। हमारे बच्चे को खसरा हो गया था। खसरा होने के बाद भी हमने सब पूजा पाठ भी करे थे, अब तो दवा भी करा रहे थे। उसके बाद डॉक्टर के यहाँ भी दवा, जो डॉक्टर वहाँ भी ले गए। फिर वहाँ एक वो रहते हो, अरे क्या कहते हो, वहाँ वो देखते काटू गांव में, उनके वहाँ झड़वाने के लिए भी गए थे बच्चे को। झड़वाने के बाद में फिर वहाँ से आए, फिर वो हनीम डॉक्टर के वहाँ ले गए। वहाँ से फिर वहाँ मना कर दिया। फिर पहुँचे वहाँ, वो कृष्णा पहुँच गए। कृष्णा पहुँचने के बाद फिर वहाँ मना हुआ, तो वहाँ ये काला ढूंढी 14 में पहुँच गए। सेंटर में ये वीरांगना के सारे बच्चे सेंटर में पढ़ने आते हैं, जिनको हम स्कूलों में भेजते हैं। और इन बच्चों के में
ऐसे थोड़े से दाने टाइप के हो रहे हैं, जिससे मतलब बीमारी है। बच्चे स्कूल आने में कहते हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है, तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों को हमने बुलाया है यहाँ इनकी जांचें करने के लिए, और यहाँ आए हैं, उन लोगों की जांच चल रही है। यहाँ बच्चों को बुखार और दाने हो रहे थे, तो हम लोग ने पूरा निरीक्षण करा और लगभग एक हफ्ते से ये प्रकरण हमें पता चला है हमारे आशा और एएनएम के माध्यम से, क्योंकि यहीं पर ही नजदीक में हमारा यूपीएससी भी स्थित है। यूपीएससी बनफूलपुरा, यूपीएससी हमारा राजपुरा, यूपीएससी शनि बाजार। तो हमारी टीम्स आउटरीच, हमारी एएनएम्स हैं और आशाज हैं, आउटरीच कैंप्स के माध्यम से यहाँ आती हैं, बच्चों का टीकाकरण भी करती हैं। तो उनके द्वारा बताया कि मैम यहाँ पे बुखार आ रहा है, तो मैं और जो हमारे डीआईओ हैं डॉक्टर अजय और डॉक्टर अनुराधा जो सर्वेलेंस ऑफिसर हैं, और अमित जो टीकाकरण को देखते हैं, हम सब लोग यहाँ आए। हमने एक घर का एक हफ्ते से हम लोग एक्चुअली एक्टिव केस सर्च कर रहे हैं, जहाँ लगभग हमने 250 घर को एक्टिव केस सर्च करा। भाई कितने बच्चे हैं 0 से 5 साल से या फिर 0 से 18 साल तक के बच्चे, और सभी को हमने देखा। इनका टीके लगवाए, सब कुछ करा इनका। कल भी इनको जब पता चला था एक्सपायर हो गए, तो मैंने आगे को खबर दी थी सबको। कितने बच्चे होंगे ऐसे यहाँ पे? होंगे कम से 7-8 बच्चे तो हैं। बच्चे को दाने निकले सर। कहाँ दिखाया आपने? यहाँ हलीम डॉक्टर के पास। कब से निकलने मैंने? बताना आज रात ही से निकला हुआ है और 3 में बुखार आया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए थे यहाँ पे? अभी आए थे। अच्छा, देख के हैं? हाँ, देख के चले गए। उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक सही हो जाएगा, इसके मतलब जाने वाले हैं दाने, सही हो जाएगा, ज्यादा परेशानी भी ना है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा जिले में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने अब तक 2000 से अधिक लोगों का सत्यापन कर लिया है। इसके अलावा 10 लोगों के चालान भी काटे गए हैं। साथ ही 33,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस ने सत्यापन नहीं कराने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। जनपद में भी हमने इसमें पुलिस ने जागरूकता के साथ साथ सत्यापन अभियान चला रखा है, और अब तक जो है इसमें हमारे यहाँ 2000 लोगों का हमने इस दौरान सत्यापन किया, जिसमें किराएदार हैं, फल वाले, ठेड़ी वाले हैं, इसी तरह से और जो बाहर से अचानक आ जाते हैं लोग, ऐसे सभी लोगों को हमने चिन्हित करके 2000 से ज़्यादा लोगों का सत्यापन कर चुके हैं। और उसमें से बाकी के डिटेल्स जिनके ठीक पाए गए, उनके अतिरिक्त जो है 200 लोग ऐसे थे जिनके डिटेल्स उतने प्रभावशाली या ठीक समय पे नहीं जिन्होंने उपलब्ध कराया, उनका हमने चालान भी इसमें कार्रवाई करी है, और 60,000 रुपये से अधिक हमने इसमें चालान भी संयोजन शुल्क जमा कराया। भाजपुर में एसडीएम राकेश चंद तिवारी ने खनन व राजस्व विभाग की टीम के साथ एलएससी स्टोन क्रशर में छापेमारी की, जहां राजस्व और खनन विभाग की टीम ने स्टोन क्रशर में रखी खनन सामग्री की पैमाइश की, जिसकी सूचना में खनन कारोबारियों में एक बार हड़कंप मच गया। इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर छापेमारी की गई है। लगातार चल रहा है, और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश भी हैं कि जहां स्टॉक ज़्यादा है उसको देख लिया जाए, और यह जो बिना परमिशन के कहीं भंडारण हुआ है, तो उसी के क्रम में हम लोग आए हैं यहाँ, और अभी स्टॉक की नापजोख हो गई है संयुक्त रूप से खनन विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा। तो अभी उसकी पैमाइश की जा रही है। पैमाइश के बाद देखते हैं, जो भी परमिशन से ज़्यादा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई के पश्चात डीएम साहब को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। हाँ, अब निकले हैं तो एक आध दो जगह तो और करेंगे, क्योंकि इससे ना लगे कि भाई किसी एक को ही टारगेट किया जा रहा है। तो देख, जहाँ भी अगर इलीगल मिलेगा तो उस पर कार्रवाई पूर्व विभाग जैसे अभी हमने इसी वीक में भी की थी, तो आज भी करेंगे, आगे भी जहाँ नियमितता पाई जाएगी कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में ट्रैफिक जागरूकता को लेकर देहरादून के एसएसपी कार्यालय में जागरूकता पोस्टर और एक गाना रिलीज किया गया, जिसमें ट्रैफिक और गाड़ी पार्किंग के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एसएसपी ने कहा कि लोग शिकायत करते थे कि हमने गाड़ी पार्क की है और क्रेन ने उठा लिया है, लेकिन अब इसके प्रति जागरूकता को लेकर गाना लॉन्च किया गया है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।